तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का अजीत क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोगों का परसेंटेज का दूसरा क्लास होने वाला है। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन के वैल्यू को परसेंटेज में बदलते हैं और कौन कौन सा परसेंटेज वैल्यू एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जिसे हमें याद करना है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि किस तरीके से हम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज किसी भी 2% या 3% का हो तो हम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कल का जो बेसिक लेक्चर था उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना दूसरा लेक्चर। तो ये हम लोगों का दूसरा क्लास होने वाला है परसेंटेज का। तो हम लोग यहाँ पे उन चीज़ों को अब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज। तो हमने लगभग 2 का और 3 का दोनों का पढ़ा दिया था कि अगर 2 बार परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो, 3 बार परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो कैसे करते हैं। एक बार अगर 4 टर्म्स आ जाए, वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से 4 टर्म तो बहुत कम आते हैं, बट जब आते हैं तो आप उसको देख लेंगे कि हम कैसे, अगर 4 टर्म परसेंटेज हो तो कैसे डिग्री ये कैसे हम उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए कि आपको दिया जाए 10% का 4 टाइम्स इंक्रीज, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इजी वे में कर सकते हैं कि जैसे 10% है और 10% है, तो 10% का इंक्रीज हमें कितना मिलेगा। 10% का इंक्रीज हमें मिल जाएगा 10, 10, 20 और ये 21% मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग ने कल सीखा था। दूसरा है कि हम लोग कर सकते हैं कि एक और 10% है और एक और 10% है, तो ये टोटल हमारे 10% के 4 हो गए। तो इन दोनों का कितना इंक्रीज होगा, 21%। फिर इन दोनों का लेंगे तो कितना इंक्रीज होगा, 21%। अब इन दोनों वैल्यू को हम मर्ज कर देंगे तो 21 और 21 कितना हो जाएगा, इन दोनों का ले लेंगे तो 21 21 42 हो जाएगा, और प्लस 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई कितना करते हैं, 100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, कितना वैल्यू मिल जाएगा, 42 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, और चूंकि ये बटा में 100 है तो 2 अंक के बाद क्या बैठा देंगे, दशमलव। तो यहाँ से हो जाएगा 46.41। तो जब भी 4 टाइम्स अगर सक्सेसिव निकालना हो तो सबसे इजी वे में होता है कि आप 2% का एक बार निकाल ले, 2% का एक बार निकाल ले, फिर उसे आप दोनों को ऐड कर दे तो वो इजी निकल सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए दूसरा कि 6% का, हम लोगों का ये स्लाइड है, जैसे पूछा जाए आपसे कि 6% का 2 टाइम्स, 6% का 4 टाइम्स चल रहा है ना, 4 टाइम्स कितना इंक्रीज होगा, तो 6%, 6%, 6%, 6%। तो हम कैसे करेंगे, तो इन दो 6% को हम, इन दो 6% का सक्सेसिव इंक्रीज कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 और फिर 6 मल्टीपल बाई 6 तो हो जाएगा 36, यानी कि 36 को कितना बोल सकते हैं हम, 0.36। तो इसका मान आ गया 12.36, और फिर इन दोनों का भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों परसेंटेज को फिर से ऐड करेंगे, तो 12 12 कितना हो जाएगा, तो हम 12.36 प्लस 12.36 और फिर लिख देंगे प्लस 12.36 मल्टीपल 12.36 डिवाइडेड बाई 100।
डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस दोनों का हो जाएगा 6 6 12 3 3 72 और ये 24.72 प्लस, अगर इसको लगभग हम 12 लेते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यानी कि नियर अबाउट 1.44% हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 25.6, 4 2 6 7 4 11 1 और ये हो जाएगा 4 1 5 1 6, ठीक है। तो हमारा वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 26.16। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे 4 टाइम्स वाले वैल्यू को भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको आगे बताते हैं कि जैसे हम लोगों ने वो मल्टीपल फैक्टर पढ़ा था, तो मल्टीपल फैक्टर को थोड़ा सा और सही तरीके से लिखा जाए, मतलब कि अगर हम बताते हैं आपको कि डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों एक साथ हो। जैसे यहाँ पे आपका हो परसेंटेज वैल्यू, यहाँ पे आपका हो डेसिमल में और यहाँ पे हो उसका फ्रैक्शन में। हम क्या सिखा रहे हैं आपको, मल्टीपल फैक्टर का मतलब होता है कि किसी का किसी चीज से गुना। जैसे अगर a को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो 10% का मतलब होता है कि 10% का मतलब 1/10, यानी कि a का कितना हो जाएगा ये 11/10। तो ये जो 11/10 है ना, इसी को बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो मल्टीपल फैक्टर होता है तो हम उसको कहीं कहीं फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, कहीं डेसिमल में भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज करेंगे ये हम देखते हैं। जैसे 10% हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर ए का कह रहा है कि 10% इंक्रीज करना है, ठीक है, ए का 10% इंक्रीज करना है, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110, और 110 में 2 अंक के बाद बैठा दीजिए दशमलव, तो 10 इसमें जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 110, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.1। ये डेसिमल में हो गया। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू का बात करें तो 10% का मान कितना हो जाता है 1/10, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 11/10 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज जो वैल्यू था उसको हमने ये देखा, ये डेसिमल में मल्टीपल फैक्टर है और ये किस चीज में है, फ्रैक्शन में मल्टीपल फैक्टर है। अब जैसे 20% इंक्रीज करना हो, बस इन चीजों को आप देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मल्टीपल फैक्टर हम कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन बनाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके टाइम का बचत करेगा। तो जैसे ए का 20% हो गया इंक्रीज, तो 20% को 100 में ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो इसका मल्टीपल फैक्टर 120 है, और 120 में 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा 1.2। अगर इसका बात करें फ्रैक्शन के लिए तो कैसे आप अब लिख सकते हैं, 20% का कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और इंक्रीज है तो 1/5 का इंक्रीज कितना हो जाएगा 6/5। अब अगर जैसे लिखा जाए कि 30% इंक्रीज है, कि ए का 30% इंक्रीज करना है, तो कैसे हम लिख सकते हैं a इंटू 1.3, 30 का मतलब 130, एक अंक के बाद पॉइंट हो गया। अब इसको अगर हम लिखेंगे, अगर ये फ्रैक्शन में लिखना हो तो 30% का मतलब कि 3/10, तो कितना हो जाएगा 13/10। तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू चल रहा है और ये डेसिमल में चल रहा है। ये भी क्या है, मल्टीपल फैक्टर है, और ये भी क्या है, मल्टीपल फैक्टर है। जैसे दो कम वाले का हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अगर ए को कहा जाए कि अगर हमें 5% घटा देना है, ठीक है, तो जैसे 5% घटाना है तो 5% का मतलब अब सीधे आप लिख दीजिएगा कि 100 में 5 कितना घट जाएगा 95 हो जाएगा, और 95 में 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.95। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तब 5% को आप कितना बोलते हैं 1/20, तो 1/20 तो वो कितना हो जाएगा 19 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि 100% इंक्रीज करना है, ए को 100% बढ़ाना है, ठीक है, तो 100% बढ़ाना है तो 100 में 100 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200, और उसके बाद 2 टाइम्स के बाद दशमलव बैठाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो इसका मतलब 100% इंक्रीज का मतलब है कि कितना मल्टीपल
हो जाएगा उसका 2। अगर हम फ्रैक्शन में भी करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, चूंकि 100% का मतलब कितना होता है 1, और 1 में 1 जोड़ दीजिए। 100% को आप क्या लिखिएगा, 100% को आप लिखिएगा 1/1, तो 1 को 1 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या को 300% बढ़ाना हो, ठीक है, तो अब आप तुरंत समझ सकते हैं 300% बढ़ाना हो तो उसको समझ सकते हैं कि वो संख्या कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और यहाँ भी 4a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज में कब हम मल्टीपल फैक्टर डेसिमल में लिख सकते हैं और कब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दिया। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में जिस हिसाब से वैल्यू आते हैं उस हिसाब से कहीं ये आपका टाइम बचत करेगा, कहीं ये मेथड आपका टाइम बचत करेगा। तो जैसा क्वेश्चन में वैल्यू आएगा उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का जो भी परसेंटेज का थ्योरी पार्ट था वो हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस बेसिस पर क्वेश्चन कैसे होता है, क्या क्वेश्चन करने में आपको कठिनाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए, जिन बच्चों ने थ्योरी के पहले लेक्चर को अच्छे से देखा है और अभी जो हमने बताया इस चीज को अच्छे से समझा है, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन। हाँ, और ये एक बात है कि जितने भी हम क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ही क्वेश्चन होंगे। मैं यहाँ पे खुद से कोई नया क्वेश्चन नहीं लाने वाला हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही एग्जाम में आता है, तो वही क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को एक बार पहले देख के और फिर आप उसको एग्जाम में बनाएंगे तो उसके बनने की या सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से अपना क्वेश्चन। तो देखिए, कह रहा है कि एक्स वाई से 33.33% ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, 33.33%। किससे ज़्यादा है, वाई से। तो हमने क्या बताया है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है, लैंग्वेज, और दूसरा दोनों के बीच रिलेशन, जो भी परसेंटेज हो उसके बीच रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को आप रेशियो भी बोल सकते हैं, इसको आप इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है, हम उसमें किस प्रकार से रिलेशन बना सकते हैं, या हम कैसे रेशियो में लिख सकते हैं, या हम कैसे इक्वेशन में चीज़ों को लिख सकते हैं। बस इतना ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है परसेंटेज में। बाकी परसेंटेज में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अब चलिए, किससे ज़्यादा है, वाई से। तो आपके पास दो वैल्यू है, एक एक्स है और एक कौन सा है, वाई है। ठीक है, 33.33% का वैल्यू आपको हमने बताया था कितना होता है, 1/3। 33.33% का वैल्यू कितना होता है, 1/3। तो जिससे बोला है वाई से, तो वाई कितना हो जाएगा, 3। ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले को कौन बताता है, ये ऊपर वाला 1। ये आपको बताया था हमने ना कि ये है कौन सा वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और ये कौन सा है, लेस या मोर, जो बोले क्वेश्चन में वो वैल्यू है। तो ये 3 है और ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमने इसमें क्या स्थापित कर दिया, रेशियो। अब वो आपसे बोल रहा है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई का वैल्यू कितना है, 3। किसका पूछ रहा है, एक्स का। तो जिसका बोले उसको नीचे कर दीजिए, इसके रेस्पेक्ट में देखना है और मल्टीपल परसेंटेज में लाना है। तो कितना से कर देंगे, 100 से मल्टीपल। तो ये 25 बार में तो कट के आ गया कितना, 75%। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो धीरे धीरे चीज़ों को एक बार आप लिखना समझ लीजिए, उसके बाद आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्पीड है ना वो खुद ब खुद बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो आप सिर्फ थ्योरी वाले जो पार्ट है ना उस पार्ट को अच्छे से देखिए, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आगे कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पी क्यू से 16.66% कम है। तो पहले आपको देखना है कि किससे बोल रहा है, किसके संबंध में, क्यू के। तो ये पी है हमारा और ये हमारा क्यू है, दो लोग हैं पी और क्यू। 16.66% कम है, तो 16.66% का तुरंत आपको याद होना चाहिए कि कितना
फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/6। तो किससे बोला है, क्यू से, तो क्यू का वैल्यू 6। कितना कम है, 1, तो पी का वैल्यू 5। अब बताइए रेशियो मिल गया या नहीं, मिल गया। अब बोल रहा है कि क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है, किससे देखना है, पी से। तो पी का वैल्यू 5, तो 5 से ये 6 है तो कितना ज़्यादा है, 1, तो 5 में 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो परसेंटेज में इसका मतलब कि हमें 100 में देखना होगा, तो 100 में ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, इसका कितना गुना है, ये 20 गुना है। तो यहाँ भी हम कितना से गुना कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने बोला था क्यू से 16.66%, तो हम बोल देंगे कि 1 बटा कितना, 6। क्यू का वैल्यू 6, एक कम है तो 5। अब पूछ रहा है कि क्यू पी से, तो जिससे बोल रहा है, जिसका बोल रहा है, बस वही देखना है, लैंग्वेज पकड़ना है और क्वेश्चन को इजी वे में करना है। तो पी से, तो पी कितना है, 5, कितना परसेंट अधिक है, तो 5 से ये कितना ज़्यादा है, 1। तो 5 से जब 1 ज़्यादा है तो पूछ रहा है परसेंटेज में, तो 100 में कितना होगा, तो 5 का ये कितना गुना है, 20 गुना है। यहाँ भी हम 20 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि x प्लस वाई का मान x माइनस वाई से 25% अधिक है, ठीक है। आपको बिल्कुल सवाल पढ़ना है और पढ़ के बस 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक, लैंग्वेज क्या है, दूसरा हम कैसे रेशियो लिख दे या कैसे इक्वेशन लिख दे, रेशियो या इक्वेशन सेम ही है तो आप लिख दे, ठीक है। तो बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान x माइनस वाई से 25% अधिक है। तो इसका मतलब कि एक टर्म है x प्लस वाई और दूसरा टर्म है x माइनस वाई। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। 25% अधिक है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। किससे है, x माइनस वाई से, तो इसका इनिशियल मेन ये हो जाएगा आपका मेन वैल्यू बोलिए, इनिशियल वैल्यू बोलिए, ये हो जाएगा। और ये जो होगा लेस या इंक्रीज होगा। तो क्या बोल रहा है, अधिक है, तो 1, यानी कि ये कितना हो गया, 5। तो अब बताइए क्या आप इक्वेशन बना पाए या नहीं, ये इसमें रेशियो में वैल्यू लिख पाए या नहीं, लिख दिए। तो आप रेशियो में वैल्यू लिख दिए, लेकिन यहाँ पे कितनी राशियां हैं, 2 है, एक x है और एक y है, और आपने रेशियो लिख दिया। तो अभी आप x और y में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, बताइए, नहीं निकाल सकते हैं। तो एक कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट होता है, मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए, जैसे अगर x बटा वाई, ठीक है, बराबर a बटा b, ठीक है। तो आपने एक सुना होगा मेथड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, जिसका मतलब होता है कि वो अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर और फिर अंश माइनस हर, ठीक है। या फिर ये भी होता है कि अगर दो चीजें बराबर है तो दोनों में, तो ये कंपोनेंटो डिविडेंडो का ही केस है, ठीक है। तो देखिए हम अगर इसको यूज करते हैं एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो x और इसका अंश कितना है, हर y, तो x प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा a प्लस बी बट्टा ए माइनस बी। ये फॉर्म हो गया। तो अगर आपको ये फॉर्म दिया है, ठीक है, और आपको ये फॉर्म चाहिए, ठीक है, आप फिर से एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के देखिए। तो फिर से लगाइएगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो गया। यहाँ y से y खत्म हो जाएगा, x से x खत्म, x 2x और बटा 2y बराबर, फिर इधर देखिए b से b खत्म, a 2a, a से a खत्म, b 2b, इधर 2 से 2 खत्म, इधर 2 से 2 खत्म। तो क्या बच गया, x बटा y बराबर a बटा b। तो बताइए जहां हम लोग चले थे x बटा y से, फिर वहीं आ गए या नहीं, आ गए।
तो यानी कि हम अगर एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करते हैं और फिर से यूज करते हैं तो वो सिंपल फॉर्म में है। ये सिंपल फॉर्म था, हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज किया, फिर इसमें दोबारा यूज किए तो ये फॉर्म आ गया। तो आपको ये एग्जाम में बैठ के प्रैक्टिकली कोई किसी भी चीज को साबित नहीं करना है ना प्रूफ करना है, बस ध्यान क्या रखना है कि अगर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई के फॉर्म में कोई भी अगर मान दिया गया हो, जैसे a बटा बी दिया गया हो, तो यहाँ से आपको x बटा वाई लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, हम लगा देंगे कंपोनेंटो और डिविडेंडो। तो ये वैल्यू फिक्स है कि कितना आएगा, x बटा वाई आ जाएगा, और इधर का वैल्यू कितना होगा, a प्लस बी बटा ए माइनस बी। ठीक है, बस ये जो रिजल्ट है ना इसे ध्यान रखना है। बस ये एक आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर आप ये चीजें आराम से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हमें रेशियो मिला है क्या, बिल्कुल मिला है। तो रेशियो को हम इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बटा x माइनस वाई इक्वल टू 5/4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा कौन सा फॉर्म है, अंश प्लस हर अंश माइनस हर। तो क्या हम x बटा वाई यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कैसे, तो हाँ लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए x बटा वाई। अब इक्वल देखिए ये कैसे हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 तो 9, और 5 में से 4 गया 1। तो क्या हमें एक्स वाई का रेशियो 9:1 मिल गया क्या, बिल्कुल मिल गया। अब बोल रहा है कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो एक्स है ये वाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए y से पूछ रहा है तो y कितना है 1, और x कितना था 9, तो कितना परसेंट अधिक है, 8 अधिक है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 8। अब परसेंटेज का मतलब कितना में, 100 में, तो 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, बस। तो यहाँ कितना परसेंट आ गया, 800%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जब भी मिले आपको तो बस कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एग्जाम में बस आपको इतना कंसेप्ट याद रखना है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई कितना मिल गया, ये 5:4। ठीक है, तो यहाँ से हम x रेशियो y कैसे लिख सकते हैं, 5 4 9, और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो कितना हो गया 9:1। और जैसे ही आपको ये रेशियो का वैल्यू मिलेगा फिर आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अब कहता है कि ए बी से 25% कम है। आप चीज़ों को एकदम आसान तरीके से समझे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार चीज़ें समझ गए तो कभी क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं कि हमें चीज़ें जल्दी सीखना है। तो अब जब चीज़ें जल्दी सीखते हैं ना तो एग्जाम के अंदर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जब होता है ना तो आप चीज़ें उतनी जल्दी भूल जाते हैं। तो चीज़ों को ध्यान से सीखिए, अच्छे से सीखिए। एक बार अगर कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ गया तो फिर दोबारा ना वीडियो देखना है, बस जो आप नोट्स बनाए हैं उस नोट्स का अच्छा से रिवाइज कीजिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप जल्दी में देख रहे हैं और चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो रही है तो फिर वो छोटी छोटी बातें जो है ना वो एग्जाम में आप भूल जाते हैं, और जब एग्जाम में भूलते हैं तो फिर वो दिक्कत होता है। ठीक है, अब देखिए किससे है, बी से। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बी से है तो ए है एक और दूसरे बी है। 25% है, इसका कितना हो जाएगा मल्टीपल फैक्टर, 1/4। 1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा क्या, बिल्कुल होगा। बोल रहा है कि किससे, बी से। बेस मूल वैल्यू कितना हो गया 4, कम है तो कितना हो गया 3, हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। हमें मिल गया रेशियो। अब बोल रहा है बी से 2a बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 2a, a कितना है 3, तो 2a जब लिखेंगे तो कितना होगा 6 होगा क्या, बिल्कुल होगा। रेशियो ये तो 4 ही है तो 4 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो बताइए बी कितना है 4, बी से कितना ज़्यादा है 2, तो ये कितना है 1/2। 1/2 तो 1/2 का मतलब कितना हो गया 50।
50% हो गया। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा वैल्यू भी ले लेते हैं, जैसे किसी के मन में डाउट होगा कि मैं 3:4 है तो उसे 30 या 40 भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो 30 या 40 लिख देते हैं, तो अब 30 का कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 40। तो फिर यहाँ देखिए कितने का इंक्रीज है 20 का, और 20 40 का कितना है आधा, तो कितना आंसर होगा 50%। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कहता है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बस माइनर चीज़ें आपको समझ मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी चीज़ें जो है एक बार मैंने बताया है वो एकदम शुरू परसेंटेज के पहले क्लास से लेके आखिरी क्लास तक बस उसी कंसेप्ट को यूज करना है। लैंग्वेज, उसके बाद रिलेशन, फिर आपका रेशियो और इक्वेशन, बस 4 चीज़ें आपको अगर अच्छे से बैठ गया, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एसआईसी, इन 4 चैप्टर में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब बोलता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से 300% अधिक है। ठीक है, तो एक आपके एक्स स्क्वायर है और दूसरे आपके वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब बताइए 300% का वैल्यू क्या 3 होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अधिक है, तो इसका मेन वैल्यू कितना है 300%, 3/1, तो यानी कि वाई से, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 1। 300% ज़्यादा था तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर का वैल्यू 4:1 है, तो क्या एक्स रेशियो वाई का वैल्यू 2:1 होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो जब एक्स रेशियो वाई का वैल्यू 2:1 है और आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? एक्स क्यू के और वाई क्यू के, तो बताइए एक्स क्यू का वैल्यू और वाई क्यू का वैल्यू 8 और 1 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वाई क्यू से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो वाई से ये कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है क्या? ठीक है, तो है, तो एक में कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, या यहाँ भी चिपका दीजिए 2 जीरो, यहाँ भी चिपका दीजिए 2 जीरो, यहाँ भी चिपका दीजिए 2 जीरो, तो यहाँ आंसर कितना आ गया 700। ठीक है, तो इस तरीके से हम मुश्किल क्वेश्चंस को भी बस लैंग्वेज समझ गए तो बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, ए बी का 50% है। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, लैंग्वेज हमेशा ध्यान रखना है कि बी का 50%, 50% का मतलब कितना होगा 1/2, तो ये जो है जिसके रिस्पेक्ट में होगा यही वो मेन वैल्यू होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि बी का 50% है, तो 50% का मतलब 1/2, और बी का है तो इसके रिस्पेक्ट में है तो 2। अब चूंकि ना कम है ना ज़्यादा है तो ऊपर जो होगा वही यहाँ आ जाएगा, तो क्या रेशियो मिल गया क्या? बिल्कुल मिल गया। अब हमें बोल रहा है कि बी ए स्क्वायर से कितना परसेंट अधिक होगा, तो बी तो 2 ही रह जाएगा, ए का स्क्वायर तो 1 हो गया। अब पूछ रहा है किससे? ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर कितना है भाई 1 है, तो 1 से ये 2 कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें कितना में परसेंटेज में निकालना है, तो 100 में निकालना है, तो प्रेम से 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, तो कितना हो गया 100%। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि जब पहले क्लास में जो हम लोगों ने बताया था तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं कि शुरू के ही में परसेंटेज का वैल्यू है, क्वेश्चन कब कराएंगे। तो सारी चीज़ें जो है ना, चूंकि हमने खुद तैयारी किया है तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ें कब कहाँ देनी है। ठीक है, तो बस आप क्लास को देखते जाइए, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसे करते जाइए, धीरे धीरे जब मैं एक बार पूरा परसेंटेज खत्म कर दूँ, फिर आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, किसी भी बुक से उठाइए। ठीक है, और आप बनाइए। अगर फिर आपको प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन करने में तो फिर आप बताइए कि नहीं मैंने तो सर आपका वीडियो देखा था बट मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मुझसे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बन नहीं रहा है। ठीक है, और दूसरा बात मैं ये बता देता हूँ कि जब भी आप दूसरा क्लास देखने जाएं तो पहला क्लास को अच्छे से रिवाइज करके ही आए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे आज दूसरा क्लास है, अगर आपने पहला क्लास रिवाइज कर लिया तो एक बार रिवाइज किया, कल तीसरा क्लास है तो फिर उस नोट्स को देखेंगे तो 2 बार रिवाइज करेंगे,
तो चीज़ें जब ख़त्म होंगी जैसे परसेंटेज ना, तो आप जो वो वैल्यू हमने लिखा था ना, उसको 10 टाइम से ज़्यादा आप पढ़ चुके होंगे। तो जब आप चीज़ों को बार 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 पढ़ते हैं ना, तो वो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाता है। तो एग्ज़ाम में कितना भी प्रेशर आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के बाहर और एग्ज़ाम हॉल के अंदर दोनों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में बहुत डिफरेंस होता है। आप ये नहीं सोचिए कि मैं बाहर जो चीज़ें इजी करता हूँ अंदर भी उतना ही इजी हो जाएगा, नहीं। जब आप एग्जाम में प्रेशर में जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कभी भी जब भी आप क्लास कीजिए, पिछला जो भी नोट्स है आप आधा घंटा उसको 1 घंटा 45 मिनट अपने समझ के हिसाब से उसको एक बार अच्छे से देख लें, पढ़ें, फिर अगले क्लास में आए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक्स वाई से 14.28% ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम लोगों का कंसेप्ट लगभग बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अब देखिए हम लोग सवाल आसानी से भी करेंगे और जल्दी जल्दी भी करेंगे। 14.28% का मतलब कितना होता है? 1/7 होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब कितने आपके वैल्यू हैं? एक एक्स है और एक वाई है, दोनों को लिख दीजिए, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। अब बेस वैल्यू चूंकि y के रिस्पेक्ट में है तो कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 8 होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि y x+70 से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, ठीक है। तो y को y ही छोड़ दीजिए और ये x को बोल रहा है कि x+70 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप x+70 कर दिए तो कितना हो गया? 78 हो गया। अब पूछ रहा है कि x+70 से, किससे? x+70 से, यानी कि इससे देखना है तो कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है। तो अब आप क्या करेंगे? तुरंत से आप लिखेंगे कि x, अच्छा तो यहाँ पे तो बोला गया है कि ये, हालांकि ये आप देखेंगे कि 14.28% है तो आप तुरंत लिख देंगे अच्छा एक्स वाई 7 8, वाई हो गया यहाँ 7, x+70 कितना ज़्यादा है तो आप लिख दिए यहाँ पे 78 वैल्यू। तुरंत से आप इसका निकालने लगिएगा कि कितना कम है या ज़्यादा है। चीज़ें आपको अब यहाँ पे कर रहे हैं, आपका आंसर आ ही नहीं रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए क्यों आप परेशान हो रहे हैं? क्योंकि ये एक क्या है? रेशियो है। तो ये रेशियो किसी भी वैल्यू के लिए सेम ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आप x/y को अगर लिख दे, जैसे यहाँ भी एक जीरो लगा दे तो 70 हो गया, यहाँ भी एक जीरो लगा दे तो 80 हो गया। अभी यहाँ चीज़ें 78 और 7 में चल रही हैं। अब यहाँ देखिए, अब इसमें जब हम 70 ऐड करना है तो अब कितना हो जाएगा? ये 150 और ये कितना रहेगा? 70 ही रहेगा। तो अब बताइए यहाँ चीज़ें लगभग कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स हो गया। क्या ये 2 टाइम्स है क्या? बताइए, है? नहीं है। इसका मतलब है कि रेशियो में अगर हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं तो ये इस क्वेश्चन में अगर किसी चीज़ को जोड़ के और ऐसे हम लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है और ऐसे हम कभी भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर इस देखिए जैसे यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, एक यहाँ क्वेश्चन था ना, कहाँ था? अच्छा आगे होगा, आगे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये बी वाला था ना एक, हाँ यहाँ था। जैसे था यहाँ पे कि ए बी का 50% है तो a/2 हमने लिखा था। बी ए स्क्वायर से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो बी का हमने कितना लिख दिया? 2 ही लिख दिया और ए स्क्वायर तो ए का 1 ही लिख दिया। अब सपोज कीजिए कि ये 1/2 को हम ना लिख के हम लिखते 2/4, 2 कितना लिख दे? 4, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये कितना रहेगा? 4 रहेगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि बी ए स्क्वायर से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी ए स्क्वायर से, तो ये ए है आपका और ये बी है। तो जैसे आपने देखिए यहाँ भी जो आंसर है ना, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बोल रहा है कि ए बी का 50% है तो आपने 1/2 लिखा, इसको लिख दिया 2/4। तो बी ए स्क्वायर से कितना परसेंट अधिक होगा? तो बी ही रह गया और ये कितना हो गया? 4। तो अब 4 का 4 में यहाँ पे देखिए 2 का चीज़ें कितना था? 1 था, लेकिन अब चीज़ें 4 का 4 कितना मल्टीपल, कितना टाइम मल्टीपल है? 1 टाइम।
यहाँ पे कितना टाइम मल्टीपल था दोनों का 1/2, तो यहाँ भी हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, कांट से होगा। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ें एग्जाम में हालांकि नहीं आती है, बस मैंने आपको समझने के पर्पज से ये क्वेश्चन हमने लिखा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है कि अगला क्वेश्चन कि P के 50% का मान Q के 66.66% के मान के बराबर है। ठीक है, तो चलिए P कितना परसेंट, 50%, 50% को कितना फ्रैक्शन बोलते हैं, 1/2, ज़्यादा कम है नहीं है, 50% है तो 1/2, Q के मान के बराबर है, मतलब इक्वेशन है। ठीक है, Q है तो एक Q है, इसके 66.66% के बराबर है, तो 66.66% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा P/Q, P/Q कितना मिल जाएगा, 4/3, यानी कि रेशियो या इक्वेशन हमें मिल गया। अब बोल रहा है तो P Q से कितना प्रतिशत अधिक है, तो P Q से, तो ये Q कितना है 3 और P कितना है 4, तो 3 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 3 में कितना बढ़ रहा है, 1। तो इसको दो तरीके से आप सोच सकते हैं, एक क्या है, मल्टीपल फैक्टर कितना है, और दूसरा परसेंटेज। तो जैसे हम परसेंटेज से मल्टीपल फैक्टर देखते हैं, तो मल्टीपल फैक्टर से परसेंटेज भी आपको देख सकते हैं। तो आप बताइए इसका मल्टीपल फैक्टर में ज़्यादा कितना है, 1, और मूल वैल्यू कितना है आपका, 3। तो बताइए मल्टीपल फैक्टर कितना है, 1/3 है क्या, बिल्कुल है। तो 1/3 का मल्टीपल फैक्टर का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 33.33। तो जितना ज़्यादा आपको मल्टीपल फैक्टर से परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज से मल्टीपल फैक्टर में आप जितना इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उतना ही चीज़ें आपके लिए आसान होने वाली हैं। ठीक है, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 33.33% ज़्यादा है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 3 में 1 ज़्यादा है, तो 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, 2 जीरो यहाँ, तो ये 100 अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 33.33%। यदि आपको ये मल्टीपल फैक्टर का कंसेप्ट ध्यान नहीं आता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट अगर आपको ध्यान है तो वो बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि P Q से 20% कम है। आपको बिल्कुल ना कुछ जो बोलता है क्वेश्चन बस उस वे में ही चलना है। ठीक है, तो P Q से 20% कम है, तो दो आदमी है, एक है P और एक है Q। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में है, Q के। इसका 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना हो जाए, यहाँ लिख देते हैं 1/5। Q के रिस्पेक्ट में तो ये नीचे 5 हो जाएगा। एक कम है तो एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। एक कम है तो कितना हो जाएगा, 4। तो क्या P और Q में रेशियो मिल गया क्या, बिल्कुल मिल गया। अब बोलता है कि Q R से 33.33% अधिक है। ठीक है, अब एक Q है और दूसरे व्यक्ति कौन है, R है। ठीक है, किसके है, R से है, तो 33.33% का कितना हो जाएगा मल्टीपल फैक्टर, इसको फ्रैक्शन में कितना हम लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब R से है तो R का कितना हो जाएगा, 3, और एक कि क्या बोल रहा है कि ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा का वैल्यू कितना है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ चूंकि हम लोगों ने अभी रेशियो का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है थोड़े से किसी बच्चे को दिक्कत आए, तो हम यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाते हैं, बस बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप तुरंत समझ लेंगे कि हाँ ये बोलना चाहते हैं। जैसे एक P है, एक Q है, इन दोनों के बीच आपको रेशियो दिया हो 2/3, और एक Q है और एक R है, इन दोनों के बीच दिया हो रेशियो 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए P और Q का मान जो है कितना है, 3। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, Q कॉमन है। Q यहाँ कितना है, 3, यहाँ कितना है, 3। तो इसका मतलब है कि Q जितना इसके साथ रेशियो में है उतना ही इसके साथ रेशियो में है, तो ये P और Q और R क्या हमारे 2/3/4 हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है,
अब अगर हम दूसरा एक और देखते हैं, अगर P रेशियो Q का वैल्यू दिया हो 5:3 और Q रेशियो R का वैल्यू दिया हो 12:7, ठीक है। तो अभी देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, Q है। तो जो कॉमन है, तो यहाँ एक 3 है और एक 12 है। तो बताइए एक ही सवाल के लिए या एक ही इक्वेशन के लिए एक बार Q 3 और एक बार Q क्या 12 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब 12 नहीं हो सकता है तो इन दोनों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों में सबसे बड़े वैल्यू की तरफ हमेशा जाइए। ये बड़ा कितना है, 12 है। तो छोटे को बड़ा इजी वे में आप बना सकते हैं। तो 3 में और 12 में देखेंगे तो 3 को क्या हम 12 बना सकते हैं क्या, तो हाँ बना सकते हैं। कैसे, तो 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करके 12 बना सकते हैं, तो क्या 4 का गुना सिर्फ 3 में होगा, 5 में नहीं होगा क्या, तो दोनों में होगा। नहीं तो अगर एक में करेंगे तो फिर ये जो रेशियो है आपका गलत हो जाएगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना, 12। फिर ये तो 12 है और ये कितना है, 7 है। तो अब बताइए क्या यहाँ पे दोनों जो क्यू है दोनों में बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। तो जैसे ये बराबर होगा वैसे ही हमारा रेशियो हो जाएगा 20:12:7। ये चीज़ें मैं रेशियो में अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, बस यहाँ क्वेश्चन आया है तो मैं आपको समझा देता हूँ। इतना काफ़ी है आपके लिए, वो आप समझ लेंगे, ठीक है। और एक और लास्ट समझ लेते हैं कि अगर पी रेशियो क्यू दिया हुआ है 3:5 और Q रेशियो R दिया है 7:3, ठीक है। तो जी इस दोनों में कॉमन कौन है, Q, तो कॉमन टर्म है Q। तो Q का मान क्या होना चाहिए, इक्वल। अब यहाँ क्या है 5 और यहाँ क्या है 7। तो क्या बड़ा वैल्यू जो ये 7 है 5 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। तो 7 5 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो सब एक वो क्या होता है कि ये दोनों का एलसीएम ही हम लेते हैं, फाइनल वे में इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। बट वो हम चीज चूंकि यहाँ छोटे छोटे वैल्यू आते हैं तो चीज़ों को समझने के लिए हम बता दिए। तो चूंकि ना ये इसका मल्टीपल है ना ये इसका मल्टीपल है, तो इसमें कितना से मल्टीपल कर दीजिए 7 से, और इसमें कितना से मल्टीपल कर दीजिए 5 से। तो क्या ये इक्वल हो गया क्या, हाँ इक्वल हो गया। तो ये 21 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये फिर 35 हो जाएगा और ये फिर 15 हो जाएगा। अब बताइए ये इक्वल है क्या, है। तो फिर अब इक्वल है तो 21 35 और 15 ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सवाल में देखिए यहाँ कितना वैल्यू है 5 और यहाँ कितना है 4। तो सिर्फ इस सवाल के लिए ये 5 और ये 4 हो सकता है क्या, नहीं, चूंकि क्यू तो एक ही है। अब ऐसा किसी के मन में चल रहा हो नहीं ये क्यू तो दूसरा है, ये क्यू तो दूसरा है। अब अगर जो आपका नाम है तो आपके नाम अगर हम बोले कि हाँ राजा आओ, तो जो राजा नाम का होगा वो वही आएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो 2 बार में 2 राजा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसी के मन में नहीं हो कि अच्छा यहाँ क्यों दूसरा हो सकता है यहाँ क्यों दूसरा, वो एक ही क्यू का बात कर रहा है क्योंकि आप एक ही क्यू के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये 5 है और ये 4 है। तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए ना इसका मल्टीपल ये है ना इसका मल्टीपल ये है, तो रिवर्स करके यहाँ से गुना कर दीजिए और इसमें इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा फिर 20 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से पी क्यू और आर का रेशियो 16 20 और कितना हो गया 15 हो गया क्या, बिल्कुल ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, पी आर से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो ये पी है और ये आर है। तो ये कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, कितना में 15 में। तो 15 में कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें फिर आपको समझनी है कि यहाँ पे आप या तो मल्टीपल फैक्टर से भी देख सकते हैं या फिर आप परसेंटेज में भी देख सकते हैं। तो 15 में एक ज़्यादा है, इसका मतलब कि 1/15 है क्या, बिल्कुल है। तो 1/15 का मतलब कि कितना परसेंट है, तो 1/15 का मतलब क्या 6.66% है क्या, तो हाँ तो ये 6% हो जाएगा। अगर नहीं पता है मल्टीपल फैक्टर में आपको दिक्कत होता है तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 6.66।
66%। तो आप मल्टीपल फैक्टर अगर ध्यान है तो उससे भी चीज़ों को आसान तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप 100 का वैल्यू निकाल के वो मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। आगे कहता है आपसे सवाल कि ए बी से 20% कम है। ठीक है, आपने एक बार रेशियो अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए रेशियो का हमने क्या बोला था आपको कि बस 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, रेशियो, इक्वेशन और रिलेशन, बस। तो ए बी से 20% कम है, तो दो व्यक्ति हैं ए और बी, किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, बी से बोल रहा है। 20% का मतलब कितना, 1/5। कम है तो 5, 1 कम है तो कितना हो गया, 4। और सी से 25% अधिक है, किसके बारे में बोल रहा है, ए के। लैंग्वेज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो फिर ए का संबंध किससे दे रहा है, सी से। ठीक है, 25% का फैक्टर कितना हो गया, 25% का फैक्टर हो गया 1/4 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। अब बोल रहा है अधिक है, तो यानी कि किससे, सी से, तो सी कितना, 4, अधिक है तो ये कितना हो गया, 5। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, ये कॉमन है। यहाँ कितना है, 4, यहाँ कितना है, 5। तो क्या एक इक्वेशन के लिए एक का 2 मान पॉसिबल है, नहीं। तो फिर ना तो ये 4 5 का मल्टीपल है, ना 5 4 का मल्टीपल है, तो कैसे इक्वल कर दे, तो यहाँ कर दे 5 से और यहाँ कर दे 4 से। तो इसका इक्वेशन हो, इसका रेशियो हो जाएगा 20/25, और यहाँ रेशियो आ जाएगा 20/16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इजी वे में आप ए बी और सी, ये भी ए है, ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो ए का वैल्यू कितना, 20, बी का वैल्यू 25 और सी का वैल्यू 16 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सी बी से, किससे, बी से, तो बी कितना है, 25, सी कितना है, 16, तो कम है। ठीक है, कितना कम है, 9। तो 25 में कितना कम है, 9। अब यहाँ पे कोई बच्चा सोचेगा नहीं मैं तो मल्टीपल फैक्टर ही लगाऊंगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 का कंसेप्ट बहुत ईजी है, कि जैसे ये 100 हुआ तो ये 4 टाइम हो रहा है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36। तो फिर हमें इस कंसेप्ट में मल्टीपल फैक्टर वाले में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे कि कब हमें मल्टीपल फैक्टर इजी लगेगा, कब हमें 100 में लाना इजी लगेगा, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके धीरे धीरे समझ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पी क्यू का 75% है। तो का हमने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि जब भी बोले क्यू का 20%, तो इसका मतलब क्या होता है। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि लास्ट आते आते आपको एग्जाम में एकदम ये चीज़ें एकदम आपके दिमाग में सेट कर जाए। क्यू का 20%, इसका मतलब 1/5, यानी कि क्यू जो होगा वो 5 होगा, और जो भी जिसके रिस्पेक्ट में हो वो कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए दो व्यक्ति है पी और क्यू, कितना बोल रहा है, 75%। तो 75% का कितना होगा फैक्टर वैल्यू, 3/4 होगा, बिल्कुल। तो क्यू का है तो क्यू कितना, 4, और दूसरा कितना, 3। अब बोल रहा है कि क्यू आर का 120% है, फिर कितने लोग हैं, 2, क्यू है और कितना है, आर। 120%, इसका हम तुरंत लिखेंगे फैक्टर वैल्यू, तो इसका फैक्टर, इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। चूंकि 120 है तो 6/5 हो जाएगा, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, 120/100 तो 6/5। ठीक है, अब चलिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 6/5, किसका, आर का। तो आर कितना, 5। बस जिसके सम रिस्पेक्ट में बोले, जिससे बोले, जिसका बोले, वो हमेशा नीचे होगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, कोई ज़्यादा हो कम हो उतना ही हो, वो ऊपर होगा। ठीक है, तो ना ज़्यादा है ना कम है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि P और R, तो क्या P के साथ R है क्या, नहीं है। यहाँ देखिए, तो ये P R जो है वो किसके साथ है, Q के साथ, और P किसके साथ है, Q के साथ। तो ये जो Q है एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो दो वैल्यू होंगे क्या, नहीं होंगे। 4 6, इसमें कोई किसी का मल्टीपल है क्या, नहीं है। लेकिन इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल है क्या, हाँ, कितना है, 12। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12। तो हम देखेंगे कि सबसे जल्दी हम इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
अगर कोई बड़ी संख्या है समझ नहीं आ रहा है तो एलसीएम ले ले, नहीं तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा 4 के पहाड़ा में 12 आता है क्या, हाँ 6 के पहाड़ा में आता है क्या, तो हम लिख सकते हैं। अब 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये P और Q कितना हो जाएगा 9 और 12, और Q और R कितना हो जाएगा 12 और 10। अब बताइए दोनों जगह Q सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो अब हम P Q और R को क्या लिख सकते हैं 9 12 और 10 लिख दिए। तो हमने क्या लिख दिया, तीनों में रेशियो, हमारा काम खत्म। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बस इतना देख लेंगे, किससे R से, किसको P को। R कितना है 10, P कितना है 9, कितना कम है 1, किस में कम है 10 में, कितना कम 1, तो 100 में कितना कम 10%, तो 10% आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आप एकदम से आप देखिए, मतलब आप बिल्कुल एक बार समझ गए ना कंसेप्ट को, फिर कोई आपको प्रॉब्लम परसेंटेज में नहीं होने वाला है। और परसेंटेज जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट और एसआईसीआई उतने ही अच्छे से आप समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, किसी नगर की जनसंख्या 64,000 है। अभी ये मत सोचिएगा कि ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन आ गया, जनसंख्या का एक क्वेश्चन अलग, ये इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया, वो अलग से करेंगे। ये सक्सेसिव कहीं अभी क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन का टाइप मैं बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा। तो अभी हम जितना काम किए टोटल सक्सेसिव के कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर किसी नगर की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, और उसकी वार्षिक वृद्धि दर 10% है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना होगा। ठीक है, तो वार्षिक वृद्धि दर कितना है 10%, कितना वर्ष बाद 3 वर्ष बाद। तो कहने का मतलब 10% का 3 सक्सेसिव है क्या, बिल्कुल है। तो अब बताइए 10 का 3 सक्सेसिव है, तो हम सक्सेसिव दो तरीके से लिखते हैं। एक हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन से, और एक हम कैसे लिखते हैं, ये जो जोड़ के हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, तो अब ये दोनों आपके पास ऑप्शन होता है कि फ्रैक्शन से भी आप लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं। आपको जज करना है कि मेरे लिए इजी वैल्यू कौन है जिससे हम लिख सकें। तो अगर आप देखिए दोनों देखिए तो आपको पता चलेगा 10% है, तो 10 से क्या लिख सकते हैं आप 11 लिख सकते हैं। 10 से क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं। 10 से क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, तो हमारा ये जो है इनिशियल वैल्यू है और ये क्या है फाइनल वैल्यू, क्योंकि 10% का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि अब इतना चीजें तो आप समझ ही गए हैं कि 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। तो बताइए आपका इनिशियल वैल्यू कितना दिया है, ये हो गया 1000, ये हो गया 11 का क्यू कितना हो गया 1331। तो इनिशियल वैल्यू कितना है आपका 64,000, और आपसे पूछ रहा है 1331 का वैल्यू। तो 1000 का वैल्यू 64,000, तो एक का वैल्यू कितना होगा 64, तो एक का वैल्यू 64, यानी कि ये कितना टाइम गुना है 64 टाइम। तो जो रिजल्ट होगा वो भी कितना टाइम गुना होगा 64 टाइम मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अब बताइए ये इसका लास्ट डिजिट 4 है और इसका लास्ट डिजिट 1 है, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या हमेशा 4 ही आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो जब 4 ये देख रहे हैं हम क्वेश्चन, तो 4 कितने ऑप्शन में है सिर्फ इसमें है। तो ये नहीं है कि हमें चीज़ें, देखिए आप एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप मैथ, तो आपको 9th और 10th और 11th 12th की तरह ना इक्वेशन सॉल्व करना है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा लिखना है। आपको बस देखना है कि मैं कितना लिखूं कि मेरा काम हो जाए। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, अच्छा ये मल्टीपल है तो यही आंसर है, तो फिर इससे आगे आपको सोचना भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि हम मुझे मेरा क्वेश्चन कहाँ जाए तो वहाँ से मेरा सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब अगर दूसरा कंसेप्ट का बात करते हैं कि ये वाला, तो 10% का कितना हो जाएगा, ये 10 3 टाइम तो 30 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा आप 10 10 का लिखिएगा तो ये हो जाएगा कितना 300/100, और ये कितना हो जाएगा 1000/10,000। उम्मीद है कि ये लिखने में अब किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो 30 और ये 3 हो गया आपका 33, और ये कितना हो गया 0.1, तो प्लस 0.1 तो हो गया 33.1। ठीक है,
अब बताइए, तो ये इसमें आपको मल्टीपल करने में ये जो मेथड है ये क्या इजी है, क्या नहीं है। तो एग्जाम में जब भी हम जाएंगे तो इस मेथड से जाएंगे इस परसेंटेज के लिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख के समझेंगे कि कहाँ हम क्या यूज करते हैं तो चीज़ें आसान हो रही हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब कहता है कि शहर में कॉलेज की संख्या पहले साल 5% बढ़ी है। ठीक है, पहले साल 5% बढ़ी है, तो 5 का फैक्टर वैल्यू कितना होगा, 1/20। तो बढ़ी है तो 20 से कितना हो गया, 21 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। अब कहता है दूसरे साल में 11.11% बढ़ी है, तो 11.11 का मतलब हो गया 1/9। तो चीज़ें 9 से कितनी हो रही है, 10 हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, अब तीसरे साल में 16.66 बढ़ रहा है, तो 16.66 का मतलब कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो चीज़ें 6 से कितनी हो रही हैं, 7 हो रही हैं। ठीक है, अब बोलता है कि और इतने घटी, ये बढ़ी हैं, ये बढ़ी हैं और तीसरे साल में ये घटी है। तो घटी है तो यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि चौथे साल में 14.28 बढ़ा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/7। बढ़ा है मतलब कि 7 से कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। ये कौन सा वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। अब आपसे बोल रहा है कि यदि अब यह चौथे साल के बाद इतना है, यानी कि ये इनिशियल वैल्यू है या फाइनल, फाइनल वैल्यू है, तो ये फाइनल वैल्यू है। तो इसका वैल्यू उसने कितना दे रखा है, 21,000। ठीक है, तो अब देखिए क्या 21 से इसको 1000 टाइम में काट सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब बताइए, ये एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट जाएगा क्या, कट जाएगा। चूंकि क्यों, चूंकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं चीज़ों को, ये मैं इजी वे में काटने के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार इन सब का मल्टीपल करेंगे, मैं उसे भी बता दूंगा, फिर आप इसका मल्टीपल करेंगे। ये जो टोटल वैल्यू दे रखा है ना, आप इसका मल्टीपल करेंगे, फिर यहाँ जो चीज़ें लिखेंगे फिर आप मल्टीपल करेंगे, तो वो आपके क्या है कि सवाल के सॉल्व करने के टाइमिंग को बढ़ा देगा। तो हम इजी वे में क्या करेंगे कि अच्छा इसका वैल्यू है, मतलब कि इन सब का मल्टीपल का वैल्यू ये है। तो आप 21 से 21 1000 बार में काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये 5 से ये 20 कट सकता है क्या, कट सकता है 4 बार में। ये 4 से 8 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। और ये 2 से 6 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो अब बताइए इधर कुछ एक बचा, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया क्या। अब इधर कितना बच गया आपका, 70 21 9 एकम 9 9 दूनी 18 189। तो एक पर वैल्यू कितना है, 100, इस पे भी 2 जीरो लगा दीजिए तो कितना हो गया, 18900। ठीक है, आपको वैसे क्वेश्चन में जब एक अच्छे से एक बार आप समझ लें कि जब भी ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है, तो ये 20 है, 21 है, 9 है, 10 है, 6 है, 5 है, 7 है, 8 है। तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं, देखिए आपको अगर इनिशियल वैल्यू देता है, ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू देता है, तो आप इस वैल्यू को इससे आराम से आप काट सकते हैं, क्योंकि इसका ये वैल्यू है। ठीक है, अगर फाइनल वैल्यू का मान देता है तो आप इससे इसको काट सकते हैं, और ये दोनों क्या है, रेशियो है, तो आप इससे भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि हाँ जैसे यहाँ लिखे तो आप काट दे, जैसे इधर का वैल्यू दे इधर लिख के आप काट दे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एग्जाम में कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप देखिए इसको अगर हम मल्टीपल करते तो कितना बड़ा होता। हमने क्या किया, चूंकि ये 21 का मल्टीपल था, 21 से कट गया, तो चीज़ें आपको बहुत ही ईजी लगेंगी। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट आपको देखना है कि हमें जल्दी में कैसे करना है। या फिर आप गुना कर दे तो ये कटता कितना बार में, 2 बार में, फिर ये कितना बार में कटता, 4 बार में, फिर कोई और कट रहा है क्या, तो हाँ कट रहा है, ये 3 बार में, ये कितने बार में कट रहा है, 3 बार में। तो इधर हो गया 18 और इधर हो गया 20। 18 और 20 को फिर लिख सकते हैं 9 और 10। फिर आप 10 का वैल्यू लिखते 21 पर 000, तो एक का वैल्यू हो जाता है इतना, तो फिर लिखते 0 0 और 9 का वैल्यू, चूंकि एक का ये कितना टाइम हो गया 2100 बार, तो इसका 2100 से मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो चीज़ें दोनों ही आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं कहाँ कैसे लिखूं कि मेरी टाइमिंग बचे।
तो आपको इस तरीके से एग्जाम में अप्रोच लेना है, जिधर दे वैल्यू लिखते और वो काटते चलना है। ठीक है, आगे देखिए। अब चलते हैं आगे। अब कहता है कि प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे वर्ष चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य में अंतर 324 रुपए का है। ठीक है, 324 रुपए का है। तो आपको इक्वेशन पे बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ठीक है, कैसे रखेंगे? तो जैसे ए कोई चीज़ था, वो फिर हो गया बी, फिर हो गया सी, फिर हो गया डी। हो गया क्या? बिल्कुल हुआ। अब हर बार चीज़ें कितनी बढ़ी है? 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। तो हर बार चीज़ें 20% बढ़ी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, तो ये तीसरे वर्ष के और चौथे वर्ष के लास्ट में बोल रहा है। तो बताइए यहाँ पे चीजें जो है कितना पढ़ा है? 20%। तो क्या 5 से 6 हुआ होगा क्या? बताइए, हुआ है। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 324। यानी कि यहाँ जो वैल्यू डिफरेंस हुआ, एक हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। तो अंतर एक, तो एक का वैल्यू कितना हुआ? 324। तो बताइए 5 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? तो पंचों के 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 35 15 1 16, 1620 होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब बताइए, तो यहाँ पे जो वैल्यू था हमारा वो कितना हुआ था? 1620 था। अब कोई चीज जो बी यहाँ पे 5 रहा होगा, वही तो जाके यहाँ पे 6 रहा होगा या नहीं रहा होगा? बताइए। एक बार कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें अच्छे तरीके से। वो एक मिनट, फिर से वो लिखना पड़ेगा। ए बी सी और ये डी। यहाँ से कितना है? 5 और यहाँ कितना है? 6। ये 20% का आपको हमने बता दिया था कि चीज़ें 20% से क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। तो यहाँ 5 से कितना हो रहा है? 6। तो कितना का इंक्रीज है? 1। और 1 का वैल्यू अंतर ही दे रखा है ना दोनों के बीच का, तो 324। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से आपने देखा था 1620। और चूंकि अब बी के पास कोई संख्या जो है, अब बी सी की बात कर ले, तो बी के पास जो होगा वो 5 से कितना सी के पास गया होगा? 6। और सी का वैल्यू आपने निकाला है 1620। तो बताइए एक का वैल्यू यहाँ से कितना होगा? 6 दूनी 12, 4 42, 270 होगा क्या? होगा। अब 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 0 0, 5 7 35, 5 दिन 10, 11 12 13, 1350 होगा का। तो ये बी का वैल्यू हो गया। इसका मतलब क्या है कि दूसरे ईयर में। तो दूसरे ईयर का मतलब क्या हो गया? कि पहला साल खत्म होने के बाद। तो क्या पूछ रहा है? तो पहले वर्ष के अंत में। ठीक है, तो अंत का मतलब कि इसके शुरुआत का वैल्यू ना। तो पहले वर्ष के अंत में इसका वैल्यू कितना हो गया? 1350। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है कि जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 130% हो जाता है। ठीक है, फिर से इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। कोई भी चीज अगर एक है तो ये अपने आप में क्या है? 100% है या नहीं? ठीक है, अगर कोई 5 है तो अपने आप में ये हमेशा कितना परसेंट रहेगा? 100% रहेगा। अब अगर हम 5 में एक्स जोड़ते हैं या कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसका ये जो परसेंटेज में इंक्रीज होगा, ठीक है, उसी के संबंध में होगा जितना ये बढ़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 बढ़ाया गया, तो इंक्रीमेंट कितने का है? 120 का। अब बताइए अगर उस संख्या को, जैसे कोई संख्या है मान लीजिए कि x है, तो अभी ये x भी अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। अब बोल रहा है कि 120 बढ़ाया जाता है तो इसको कितना इंक्रीज कर देते हैं? 120। तो ये कितना बढ़ जाता है परसेंटेज में? 30%। यानी कि 100 प्लस कितना हो जाता है? 30। तो बताइए क्या जो ये वैल्यू बढ़ा है इस 30 का मान है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कभी भी कोई ऐसा कहे कि कोई संख्या, जैसे कह दे आपको कि 50 है, कोई संख्या है
उस संख्या को 50 घटा देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कोई संख्या है, तो किसी संख्या में अगर हम 100 घटा दें, 100 घटा दें, तो जो संख्या होता है वो 150% हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कोई संख्या x रहा होगा, वो कितना परसेंट होगा, 100%। अब कितना घटाना है, 100 घटाना है, तो कितना परसेंट हो जाता है, 150% हो जाता है संख्या। तो कितना हो जाता है, 150% हो जाता है, 150%। अच्छा, ये इक्वेशन मैं बाद में देखता हूँ, पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये मैंने वैल्यू खुद से लिखा था इसलिए। तो ये 30% हो जाता है, तो 30% का वैल्यू कितना हो गया, 120। तो 30% का वैल्यू हो गया 120। तो बताइए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 30 का ये कितना टाइम है, 4 टाइम। तो यहाँ भी कितना टाइम होगा, 4 टाइम। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 400 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। ये मैं खुद से वैल्यू लिख रहा था इसलिए। जो आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में क्वेश्चन हो, अब फिर क्वेश्चन को वो वैल्यू सोच के ही लिखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला कहता है कि एक भिन्न के अंश को 20% से बढ़ाया जाता है। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, x बटा वाई, ठीक है। तो भिन्न का मतलब होता है x बटा वाई। तो अब कहता है कि भिन्न के अंश को 20% से बढ़ाया जाता है, तो ठीक है, x है। अब बताइए 20% को बढ़ाने का मतलब है कि क्या 120% लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तथा हर को 10% घटाया जाता है, तो 10% घटाने को हम क्या लिख सकते हैं, 90% लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना हो जाता है संख्या, 16/21 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ये कितना, 30 से काट दीजिए, 0 से 0, 3 से 4, और ये 3, 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, 3 से ये 7 बार में। तो आपका मूल भिन्न कितना आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको एग्जाम में करना हो, तो जब भी आपको कोई कोई एक संख्या थी, उसमें हमने किसी परसेंटेज से मल्टीपल फैक्टर करके और हमने रिजल्ट प्राप्त किया है, ठीक है। कोई एक संख्या है, उसको कोई भी एक राशि है, क्वांटिटी है, उसमें हमने मल्टीपल फैक्टर किया और एक हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो बताइए ये जो रिजल्ट होगा, ये इस मल्टीपल फैक्टर का रिवर्स होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो रिजल्ट कितना है, 16/21। हमारा जो मल्टीपल फैक्टर रहने वाला है वो 20% बढ़ाया गया, यानी कि 100 कितना, 20, और 10% घटाया गया, यानी कि कितना, 90। और ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, तो जो 120/90 है, क्या वो 90/120 होगा क्या, बिल्कुल होगा। 0 से 0 खत्म, 4 से काटिए 3, 4 से काटिए 4 बार में, और 4 से काट दीजिए 3 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में। तो 4 बटा कितना आ जाएगा, 7। तो आप ऐसे भी लिख के कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों में कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब कहता है कि मयूर का भार श्वेता के भार का दोगुना है। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है, आप वैसे वैसे चीज़ों को करते जाइए। तो मयूर है, एक व्यक्ति मयूर है, तो मयूर का भार श्वेता के भार का दुगना है, और एक श्वेता है। तो श्वेता का अगर भार 1 होता, तो मयूर का भार 2 होता, ठीक है। आगे कहता है श्वेता का भार दीपक के भार का 60% है। तो बताइए 60% का मल्टीपल फैक्टर क्या होगा। तो 60% का मल्टीपल फैक्टर आप लिख सकते हैं 3/5, या फिर 60% का एक और हमने आपको मल्टीपल फैक्टर बताया था, 100 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3/5। या फिर 60% का लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना, चूंकि ये ज़्यादा नहीं है तो जोड़ना नहीं है, बस 60 चीज़ें 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 6। तो दोनों, जैसे हमने आपको ये बताया था ना कि
60% का मल्टीपल फैक्टर लिखना हो तो चूंकि ज़्यादा कम नहीं है तो कितना लिख देंगे, 2 अंक के बाद डायरेक्ट दशमलव तो 0.60। लेकिन अगर वही 60% मोर होता तो कितना हम लिख देते परसेंट, ये डेसिमल में इसका 1.6, चूंकि यहाँ पे 60 ऐड होता तो 0.6 लिख दिए। तो कह रहा है कि किसका, दीपक के भार का 60% है। तो दीपक यहाँ है तो दीपक के भार जो भी भार होगा इसका 0.6 टाइम ये है, ठीक है। तो दीपक के भार का 0.6 कौन है, श्वेता है। तो बताइए जो श्वेता का वैल्यू 1 है तो दीपक 0.61, तो क्या दीपक का वैल्यू जो हो गया ये 6 चला जाएगा नीचे तो क्या 10/6 हो जाएगा क्या। तो इसमें ये चीज़ें आसान है कि ये ज़्यादा बेटर है। इसमें आप रेशियो को ऐसे लिख दे, ये भी ठीक है, 10/6 हो गया तो यहाँ पे लिख दीजिए कि दीपक 10/6 हो गया, ठीक है। अब कहता है राकेश का भार विकास के भार का 50% है। तो राकेश है और विकास है, ठीक है, राकेश और विकास। तो एक राकेश है और एक विकास है। विकास का भार मयूर के भार का 190% है। तो यहाँ मयूर से इसका रिलेशन है विकास का, तो ये ज़्यादा इजी में आप लिख सकते हैं कि मयूर कितना है 2। तो बताइए विकास जो है, विकास मयूर के भार का 190%, तो मयूर कितना है 2, और 190% का क्या आप मल्टीपल फैक्टर 1.9 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बताइए 3.8 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब चलिए राकेश का भार विकास के भार का 50% है। तो राकेश का जो भार है विकास के भार का, तो 50% का मतलब कि कितना होता है, आधा होता है। तो किसका, विकास का। तो ये कितना हो जाएगा 1.9। अब आपसे पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से किसका भार सबसे कम है, ठीक है। तो बताइए इसका भार कितना है 1, क्या 1 से कोई कम है क्या, नहीं। तो सबसे कम किसका है, श्वेता का है, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि मयूर का भार श्वेता के भार का 2 गुना है। तो ये मयूर हो गए और ये श्वेता हो गई। सिर्फ आपको उनको लिखना है जिनसे आप रिलेशन बैठा सके। जैसे अभी मयूर और श्वेता आ गए तो मयूर और श्वेता से जिनका जिनका रिलेशन हो उनको आप लिखते जाएंगे। तो श्वेता के भार का 2 गुना है तो श्वेता अगर 1 होगी तो मयूर 2 होगा का, बिल्कुल होगा। अब कहता है कि श्वेता का भार दीपिका के भार का 60% है। तो दीपिका यहाँ आ गई और दीपिका के भार का कितना है 60% है। तो आप ऐसे भी चीज़ें देख सकते हैं कि दीपिका का भार का 60%, तो 60% का मल्टीपल फैक्टर कितना होगा 3/5 होगा। तो बताइए दीपिका का वैल्यू कितना 5, तो इस का वैल्यू यानी कि श्वेता का वैल्यू कितना 3, तो 3 का वैल्यू कितना दिया है उसने 1 दिया है। तो बताइए इसका जो वैल्यू हम लिखेंगे तो डायरेक्ट क्या 5/3 हो जाएगा क्या। जैसे 3 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 का वैल्यू 1 बटा कितना होगा 3, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 5/3। तो क्या दीपक का वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ 5/3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगले लाइन में कहा था कि राकेश का भार विकास के भार का 50% है। तो क्या आपके पास राकेश है, नहीं है। क्या आपके पास विकास है, नहीं है। तो इसको छोड़ देंगे, इतना को छोड़ देंगे। फिर आगे बोलता है विकास का भार मयूर के भार का 190% है। तो 190% का मल्टीपल फैक्टर आपको हमने बताया था कितना होगा 1.9। क्यों 1.9, ज़्यादा कम नहीं है तो सीधे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, ठीक है। तो मयूर के भार का, तो मयूर कितना है 2, उसका 1.9 टाइम मल्टीपल है। तो यहाँ पे विकास जो होगा 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि राकेश का भार विकास के भार का 50%, तो 50 का मल्टीपल 1/2 मतलब कि आधा। तो राकेश का भार कितना हो जाएगा 1.9। तो इसमें सबसे कम आप देख रहे हैं कि किसका भार है, श्वेता का भार है, ठीक है। आगे देखिए अगला कहता है, बस अब खत्म ही होने वाला है, कितने क्वेश्चन और आ गए हैं, एक बस 2 और से 3 क्वेश्चन और होंगे मैक्सिमम। आगे देखिए कहता है कि एक देश की वार्षिक जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है,
यदि वर्ष 2000 में जनसंख्या 1 लाख थी तो वर्ष 2002 में जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो 20% के दर से बढ़ता है और 2000 में ये संख्या है, 2000 में दिया है और आपको जाना है 2002 में, तो कितने टाइम्स बढ़ा, 2 टाइम्स। तो 20 का ये फैक्टर कितना होगा, 1/5। फैक्टर वैल्यू होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो 5 से कितना हो रहा है, 6, फिर 5 से कितना हो रहा है, 6। अब कौन सा वैल्यू आपको दिया है, ये बोल रहा है 2000 में जनसंख्या, मतलब कि इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1 लाख लिख देंगे क्या, बिल्कुल लिख देंगे। अब बताइए इससे क्या आपको इससे गुना करके लिखे या फिर इजीली ये काट दे, तो दोनों में आसान है। तो ये हो जाएगा 25, तो 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 और 1 2 3 0, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24। तो 24 पूछ रहा है बढ़ती है तो इतना थी, तो 24 पे 25 चौका 100 तो 3 0 हो गया, 6 6 1 36 हो गया, यहाँ पे सॉरी 36 हो गया। तो 4 36 चौका कितना हो जाएगा, 144, उस पर कितना जीरो, 3 0 बैठा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 20% बढ़ता है तो 20% का मल्टीपल फैक्टर कितना हो गया, 1/5। तो 5 से 6, 5 से 6, 2000 में जनसंख्या था 1 लाख, तो यानी कि इनिशियल वैल्यू कितना है, 1 लाख, तो 25 का वैल्यू 1 लाख, तो काट दिए तो कितना आया, 4000। हमें चाहिए 36 का वैल्यू, 36 में 4 से गुना करेंगे तो 144, तो कितनी जनसंख्या हो गई, 1,44,000 जनसंख्या हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि वर्षा की कमी होने के कारण भूमि का मूल्य 12% घट गया तथा उत्पादन भी 4% घट गई। तो अब बताइए, पहला बार कितना परसेंट घटा, 12%। दूसरा बार कितना परसेंट घटा, 4%। तो हमने आपको कल सक्सेसिव सिखाया था ना, तो ये 12 घट गया और ये 4 घट गया। अब इस बार क्योंकि दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, 48/100 का मतलब 0.48 हो जाएगा क्या, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 48/100 अगर किसी को दिक्कत हो। अब ये 16 हो गया माइनस में और प्लस कितना हो गया, 0.48, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 15.52% माइनस में, तो इतना क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए। अब कहता है एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 30% से बढ़ाया जाता है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ये इजी क्वेश्चन होता है और बस आपको देखना है और कर देना है कि 10% बढ़ा तो 10 से कितना हो गया, 11। 20% बढ़ा तो 20 से कितना हो गया, 10% बढ़ा तो इसका मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा 10, तो 10 से 11। 20% का मल्टीपल फैक्टर कितना हो गया, 1/5, तो कितना चीजें हो गई, 5 से 6 हो गया। 30% का मल्टीपल फैक्टर कितना हो गया, 3/10, तो 10 से चीजें कितनी हो गई, 13 हो गई। तो यहाँ पे हो गया 500 और यहाँ पे हो गया आपका 13×6 = 78, तो 8 8 7 15। जब भी जैसे 11 से गुना करना हो ना तो मैं बता देता हूँ, ये 78 हो गया ना, तो ये 8, ये 8 7 15 के इसको ऐड कर दीजिए 15, फिर 7 और 1 8, तो इस तरीके से आप जल्दी से गुना कर सकते हैं। तो 500 में चीजें कितनी बढ़ रही है, 358, तो आपको 100 में बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा, 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो 5 7 35, 5 एकम 5, 5 6 30, तो कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, 71.6% का। आगे देखते हैं, कहता है कि एक आयत की लंबाई को 60% से बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितनी कमी की जानी चाहिए। तो ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, कैसा कंसेप्ट है कि अगर किसी भी दो क्वांटिटी में गुना करके कोई एक रिजल्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है, और अगर ये रिजल्ट को हमेशा हमें कांस्टेंट रखना हो, क्या रखना हो, कांस्टेंट रखना हो, तो ये कांस्टेंट कब होगा, जब जितना मात्रा में ये राशि बढ़ रहा है उतना, अगर ये बढ़ रहा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल घटाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया जाता है, तो आयत का एरिया क्या होता है,
लंबाई गुने चौड़ाई। हालांकि ये क्वेश्चन मैं कल बताने वाला था, बट अब आ गया है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन इसका जो भी कंसेप्ट होगा हम कल आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो कहता है कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आयत का जो भी एरिया होता है वो लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो लंबाई को कितना परसेंट बढ़ा देता है, 60%। तो लंबाई को 60% बढ़ा देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो जब भी आपको एक चीज़ बढ़ाना हो और दूसरे चीज़ को घटाना हो तो बस इतना ध्यान रखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि 60% बढ़ाना है तो ऊपर का वही वैल्यू, और नीचे 60% बढ़ाया गया तो कितना वैल्यू हो गया, 160, और इसको परसेंटेज में बदल दीजिए तो मल्टीपल कितना से हो जाएगा, 100 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 600 और बट्टा 16, तो काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 2 20, 150, 150 का मतलब 75/2, तो कितना हो गया, 37.5%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 37.5%, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, ये तो एक फॉर्मूला हो गया जिससे आप लिख के वैल्यू को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जितना बढ़ाया जाता है तो उसको ऊपर और नीचे हमेशा 100 + x और इंटू 100। तो ये किसी चीज़ का हो जाएगा कि अगर कितना दूसरे को कम करना चाहिए तो उसका वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिखिए कि लंबाई को 60% बढ़ाता है, तो 60% का फैक्टर वैल्यू कितना होगा, 3/5 होगा। तो बताइए, 5 चीज़ें थी उसको कितना कर दिया गया, 5 से चीज़ों को 8, तो इधर से गए तो बढ़ा। अब हम इसको क्या करना है, घटा देना है। तो यानी कि फिर से हमें 8 से चीज़ों को क्या कर देना है, 5 कर देना है। तो हम कितना घटा रहे हैं, 3, कितना में, 8 में। तो मल्टीपल फैक्टर कितना, 3/8, और 3/8 का मल्टीपल फैक्टर का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 37.1/2%। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होता कि इसको घटाया जाता है तो ऊपर सेम होगा और नीचे हम उतना घटा देंगे और इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इस तरीके से आप बढ़ाना हो, यहाँ बढ़ाया जाए तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो इसका रिजल्ट का वैल्यू आ जाएगा। अगर घटाया जाए तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। या फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सिंपल यहाँ देख लीजिए कि ऐसे आप, मतलब ये फॉर्मूला नहीं है, बस ये लिखने की चीज़ों को लिखने का तरीका है कि 60% है, बढ़ाना है तो 60/160 कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप 60% को दूसरा मेथड से ये इससे कर सकते हैं आप इजी वे में, कि 60% बढ़ाया जाता है तो 60% का वैल्यू 3/5, तो 5 से कितना हो गया, 8। अब चीज़ें हमें लानी है 8 से 5, तो 3 का कमी है, तो किस में, 8 में, तो 37.1/2% हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, तो लंबाई को कितना बढ़ाया जा रहा है, 10%, तो प्लस में, और चौड़ाई 15% बढ़ाया जा रहा है, तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया जा रहा है, 15%। तो इसका सक्सेसिव परसेंटेज, तो यहाँ फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे, हम किसको लेंगे, डेसिमल को। कैसे लेंगे, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25, और दोनों का मल्टीपल कितना, 150 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1.5। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 26.5, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आप वैसे ही कर सकते हैं। आधार का क्षेत्र कितना बढ़ाया है, 10%, ऊंचाई को कितना घटाया, 20%, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चूंकि त्रिभुज का एरिया कितना होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो जब अगर एरिया कांस्टेंट हो तो ये दो बी और एच का मल्टीपल है, तो अगर ये तो सक्सेसिव है, ये तो मल्टीपल का जरूरत भी नहीं है। एक बार 10%, हाँ यहाँ दो चीजें है ना, एक बेस और एक हाइट, तो एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। तो क्षेत्रफल में पूछ रहा है ना, तो बेस और हाइट मतलब कि दो का सक्सेसिव हो रहा है ना, तो 10% बढ़ाता है और 20% घटाता है। तो दोनों का आप सक्सेसिव निकाल दीजिएगा, 10% का और 20% का, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गेहूं को अब 27 रुपये प्रति केजी में बेचा जाता है। पिछले महीने गेहूं को 24 रुपये प्रति केजी में बेचा गया था। पिछले महीने कितना में बेचा गया, 24, अब कितना में बेच रहे हैं, 27 में। तो एक परिवार को अपना व्यय समान रखने के लिए अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी
करनी चाहिए। अभी कितना क्वेश्चन हैं, अब खत्म ही है, बस ये लास्ट स्लाइड है। तो देखिए ये है, इसका भी कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ कि ये कंजम्पशन का क्वेश्चन है कि कोई जो खर्च होता है उसके हिसाब से उसका कितना केजी बढ़े या घटे। तो हमेशा इसमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है। ये मैं कल के क्लास में फिर से इसको एक बार अच्छे से आपको समझा दूंगा, बस मैं अभी चीज़ों को बता देता हूँ थोड़ा सा कि गेहूं को अब 27 रुपये प्रति केजी में बेचा जाता है और पिछले महीने गेहूं को 24 रुपये प्रति केजी में बेचा गया था। तो प्राइस क्या है 24 और अब प्राइस क्या है 27। तो एक परिवार को अपने व्यय को समान रखने के लिए अपने खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। तो बताइए चीज़ें में वृद्धि कितने परसेंट की हुई, 24 से 27 का हुआ, तो वृद्धि निकालिए। तो 24 में कितना परसेंट का, कितना का वृद्धि है 3 का, तो इसका मतलब हो गया कि 1/8। ठीक है, इसका मल्टीपल फैक्टर हो गया कि 24 में 3 का वृद्धि है, तो इसका मल्टीपल फैक्टर आप लिखते हैं तो कितना होता है 1/8। 1/8 का मतलब कितना हो गया आपका 1/8 का मल्टीपल फैक्टर है ना, तो इसका परसेंटेज का वैल्यू हो जाएगा 12.12%। 1/8 का ये मल्टीपल फैक्टर का हो गया, यानी कि चीज़ें कितनी परसेंट, दाम कितना परसेंट बढ़ा 12.5%। यानी कि 8 से, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 3 है और ये 24 है, तो बिना हम इस परसेंटेज को निकाले भी चीज़ें देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 1, यानी कि उसका प्राइस 8 से कितना बढ़ गया 1 बढ़, 8 में 1 बढ़ा, मतलब कि 8 से कितना हो गया 9 हो गया। ये क्या हो गया उसका प्राइस। तो जो प्राइस होगा उसका हमेशा रिवर्स क्या होता है कंजम्पशन होता है। कल के क्लास में हम अच्छे से देखेंगे ये लास्ट के 2 कंसेप्ट वाले सवाल। मुझे पता नहीं था कि ये आज के पीपीटी में है, नहीं तो मैं आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर देता। तो प्राइस जो है 8 से 9 है, तो कंजम्पशन इसका कितना हो जाएगा 9 से 8। तो कितने का कमी है 1 का, तो कितना में 9 में, तो मल्टीपल फैक्टर 1/9। इसका मतलब कि 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ आया हो तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कल हम फिर से एक बार आपको कंजम्पशन जो प्राइस और जो कंजम्पशन होता है इस पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे हम उसे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि एक आयत की लंबाई में 10% बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 15% बढ़ाया जाता है। तो ये भी मे बी क्वेश्चन रिपीट है, तो यहाँ से ये 26.5 ही होना चाहिए, आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोगों का क्लास समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। क्लास थोड़ा लंबा चल गया है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, ओके।